Assalamu alaikum, dear viewers. Uh, Another warm welcome to all of you in my YouTube channel. It is really good to see you all after such a long period of time. बहुत अरसे के बाद ही आपसे मुलाकात हो रही है। मैं रिसेंटली कुछ स्टडी कर रहा था अबाउट मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक सीरीज ऑफ लेक्चर बनाई जाए जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी काम आ जाएगी और आगे चल के जो बच्चे एंट्रेंस लेवल पर जाएंगे तो उनको भी जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है उनके लिए। और जो वैसे भी मतलब बीएससी कर रहे हैं तो उनको भी शायद ये थोड़ी बहुत चीजें काम में आ जाएं। तो ये मतलब मैं जो अब लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स पर, ये सिर्फ आपके एचएससी पार्ट 2 तक फाइनल नहीं है बल्कि उसके बाद भी कंटिन्यू आपके लिए वैलिड होंगे। So let's begin discussion over this chapter named as modern physics. अगर आप अपना कोर्स पढ़ेंगे, अगर मैं एचएससी पार्ट 2 की बात करूं तो एचएससी पार्ट 2 में जो आप अपना फेडरल का बुक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा पड़ा है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। और अगर कोई बच्चा सिंध बोर्ड से ताल्लुक रखता है तो उसको पढ़ाया जाएगा एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। तो उनका 17 चैप्टर है आई गेस, और यहाँ पर फेडरल में आपके पास ये 19th चैप्टर है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। तो चलें डिस्कशन करते हैं अपना। पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को, उसके बाद हम इसको जो है आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन टू यू। Okay, so I hope that screen is good and visible to all of you. So let's have a discussion over a branch of physics called classical physics. Dear viewers, you have already know about this branch of physics, तो मैं इसको फर्दर इतना ज्यादा डीप डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं 3 से 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए किसी भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्लासिकल फिजिक्स से। अगर मैं आपको अपना क्लासिकल फिजिक्स का कोर्स बता दूं तो आपने जो एचएससी पार्ट 1 में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, लाइक आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, लाइक जो है आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, आपने मोशन के बारे में डील किया होगा, स्टडी वगैरह की होगी, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है। और अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊं तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपने एग्जांपल्स क्या पढ़े होंगे भाई? कार का मोशन है, किसी बंदे का मोशन है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जिन चीजों की जो रफ्तार होती है, स्पीड जिसे आप कहते हैं, वो स्पीड लेस देन होती है c/5 से। रिमेंबर दिस वन। मतलब हम मोशन ऑफ कार पढ़ेंगे, हम मोशन ऑफ अ पर्सन पढ़ेंगे, किसी बंदे का भागना पढ़ेंगे किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट पर, किसी कार का मोशन पढ़ेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे जो आप क्लास फर्स्ट ईयर के लेवल तक पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उनके मोशंस की जब हम स्टडी करते हैं तो उनके मोशन के अंदर जो उनकी रफ्तार होती है ना, वो c/5 से कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट के 5वें हिस्से से कम होनी चाहिए। काइंडली रिमेंबर दिस वन। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है वो तकरीबन होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको मैं ऐसे बता दूं तो ये होता है तकरीबन 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अब उसका अगर मैं 5वां हिस्सा करूंगा तो आप 30 करोड़ को काइंडली 5 से डिवाइड कर देंगे तो यू गॉट 6 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, वो स्पीड ऑफ लाइट के 5वें हिस्से से कम होती है, यानी 6 करोड़ मीटर पर सेकंड से कम होती है। सो काइंडली रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स के अंदर 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो मैं काइंडली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस जो था वो हमारे पास था टाइम से रिलेटेड, है ना। टाइम, पता है ये वक्त जो चीज है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स में और क्वांटम लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तय करती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, तो वहीं से ही एक टाइम का कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है जो है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था अपनी थ्योरी में। तो हम इस टाइम को इस पूरे कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये जो टाइम था ना, टाइम वक्त, उसको एब्सोल्यूट माना गया था। अब एब्सोल्यूट क्या चीजें हैं उस चीज को हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं।
आप लेट सपोज ले लें कि आप दो फ्रेंड हैं और स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बंदा है, वो पॉइंट ए से निकला और वो जा रहा है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया एट अनदर पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट बी। ठीक है। तो दो आप दोस्त जो हैं इस सारे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई आपका जो फ्रेंड है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जब ये बंदा पॉइंट ए से बी तक गया तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। लेट सपोज आपके फ्रेंड के मुताबिक उसको जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड का, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सवाल ये है कि आपके हिसाब से टाइम कितना लगा होगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, सर मेरे हिसाब से भी तो सेम ही टाइम लगा होगा, जाहिर सी बात है। हम मतलब दो जो है ना फ्रेंड या दोस्त से ज्यादा जितने भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं उनको टाइम सेम ही लगता है। ये जो टाइम सेम लगने वाला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज कॉल्ड टाइम इज एब्सोल्यूट। इसे हम कहते हैं कि भाई टाइम आपके पास एब्सोल्यूट है। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो टाइम एब्सोल्यूट बताया गया था वो ये बताया गया था कि भाई हर ऑब्जर्वर के लिए टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन शर्त क्या है कि आप सेम चीज को ऑब्जर्व करें, है ना। सेम चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको टाइम क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट मिल जाएगा। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा और मजेदार आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज को रिलेटेड। मैं और मेरे फ्रेंड जो है दोनों साथ में एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर वो मूवी 2 घंटे में खत्म हो जा रही है तो मेरे फ्रेंड के हिसाब से भी कितने घंटे में ये खत्म हो, 2 घंटे में खत्म हो। ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई पूरे घर की जो है ना फैमिली हम देखकर एक टीवी सीरियल देख रहे हैं, एक ड्रामा देख रहे हैं, तो ड्रामा देखने में भाई वो 45 मिनट्स ले रहा है तो किसी दूसरे बंदे के हिसाब से उससे ज्यादा टाइम ले, ऐसा तो नहीं होता। सारी चीजें वही होती है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये कि टाइम इज एब्सोल्यूट का बेसिक लॉजिक ये है कि भाई टाइम जो है ना वो आपके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास जिस चीज को आप ऑब्जर्व करें वो एक जैसी हो जाए। तब हम बेसिक रिलेशन यहां से पढ़ लेते हैं। सो टाइम इज एब्सोल्यूट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास। अच्छा, सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। सेकंड पॉइंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्लासिकल फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं। ज्यादातर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है तो मैं उसको ही डिस्कस करूंगा। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मास जो है ना वो भी क्या चीज है, टाइम के हिसाब से वो भी एब्सोल्यूट चीज है। एब्सोल्यूट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मास एब्सोल्यूट में बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि भाई अगर मैं रेस्ट में हूं तो मेरा मास 50 kg है, लेकिन अगर मैं मूव करूंगा तब भी मेरा मास कितना रहेगा, 50 kg रहेगा। ओके। सो मास इज एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट मतलब ये है। अच्छा, इसको ऐसे समझने कि भाई वेलोसिटी जो है ना वो मास पर इफेक्ट नहीं करती, तो मास इज एब्सोल्यूट। इवन मॉडर्न फिजिक्स में ये होगा कि वेलोसिटी मास पर इफेक्ट करेगी। अच्छा, थर्ड वन एंड लास्ट वन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये लास्ट वन है नहीं, वैसे बहुत सारी दूसरी पॉइंट्स भी हैं। वो लास्ट वन ये है कि भाई अगर आप मास और एनर्जी को पढ़ेंगे, है ना, मास एंड एनर्जी, अगर आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। Kindly remember this one, dear viewers, that mass and energy are not equivalent in classical physics. भाई क्लासिकल फिजिक्स में मास और एनर्जी को इक्विवेलेंट नहीं किया गया था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई दोनों इंडिपेंडेंट है ना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप जो है वो मास के टर्म्स में एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, आप एनर्जी के टर्म्स में मास मेजर नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हम किस में डिस्कस करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। सो मैंने ये 3 पॉइंट्स क्यों बताई हैं, क्योंकि आगे चल के मैंने इन 3 पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा एक लंबा डिस्कशन करना है आपके साथ। तो आपने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं अपनी दूसरी ब्रांच पर जो हमारे पास टॉपिक भी है। और टॉपिक हमारे पास किस चीज का है, टॉपिक हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स का। सो लेट मी ऑब्जर्व दिस वन, मैं यहाँ पर नोट डाउन करना चाहूंगा कि भाई हमारे पास जो अब स्टार्ट कॉन्सेप्ट होगा वो किसका होगा, वो होगा मॉडर्न फिजिक्स का। सेम ही अरेंजमेंट लिखी होगी लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि v इज लेस देन c/5, है ना। c/5 कितनी स्पीड होती है, मैंने आपको बता दिया था भाई, 6 करोड़ मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए स्पीड। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो c/5 से ज्यादा होगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 6 करोड़ से ज्यादा तो होगी, लेकिन उसकी आखिरी हद क्या होगी, लिमिट क्या होगी। वो लिमिट काइंडली याद कर लीजिएगा, वो लिमिट होती है c, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। और वैसे भी स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर हमें कोई भी चीज नहीं ऑब्जर्व हुई। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा कि टाइम इज एब्सोल्यूट है। तो अब यहाँ पर हम टाइम को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम टाइम को एब्सोल्यूट नहीं
बल्कि टाइम को क्या पढ़ेंगे, बल्कि टाइम को पढ़ेंगे रिलेटिव। भाई ये बड़ी जबरदस्त सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि टाइम को पहले जो हम एब्सोल्यूट पढ़ रहे थे ना अलग अलग, अब हमें बताया गया कि आप टाइम को एब्सोल्यूट ना पढ़ें बल्कि टाइम को रिलेटिव पढ़ेंगे। और टाइम को रिलेटिव हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम जो है ना वो डिफर कर सकता है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से कोई और टाइम होगा, तो किसी दूसरे बंदे के हिसाब से कोई और टाइम होगा, और ये चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे। ऐसी चीजें होती हैं हमारे पास। मैं आपको एक थ्योरेटिकल एग्जांपल्स भी करवाऊंगा जिनमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान में रख लें, आगे चल के टाइम डायलेशन का टॉपिक आएगा तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मास इज एब्सोल्यूट की, कि मास को हमने एब्सोल्यूट किया था। तो अब मैं क्या कहूंगा, अब अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि भाई मास हमारे पास क्या है, मास हमारे पास रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि मास को भी हम वेरी कर सकते हैं, है ना। एक 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 न्यू डिस्कवरी थी ये एक बड़ी लंबी ब्रांच है फिजिक्स की। मैं तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वरना ये तो बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन है इसके ऊपर कि मास रिलेटिव कैसे है ना। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई वेलोसिटी का मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मास इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। अभी मास को मैं रिलेटिव कह रहा हूँ तो इसको क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई वेलोसिटी जो है ना वो मास पर इफेक्ट कर रही है। डियर व्यूवर्स, मैं ये बात जो है ना मुझे ऑब्जर्व हो रही है कि शायद आपके जहन में ये चीजें ना बैठेंगे, सर मास कैसे चेंज हो रहा है, टाइम को हम कैसे रिलेटिव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें। नेक्स्ट डिस्कशंस में जो है ना हम इन चीजों को फर्दर जो है कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मास और एनर्जी को हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं किया था क्लासिकल फिजिक्स में, लेकिन अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। सो काइंडली रिमेंबर दिस वन, दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट इन मॉडर्न फिजिक्स। और दोनों को हम इक्विवेलेंट करते हैं तो बच्चों के जहन में एक फेमस इक्वेशन आ जाती है फिजिक्स की। और वो फेमस इक्वेशन क्या है, वो फेमस इक्वेशन ये है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि पहले एनर्जी और मास को हम अलग अलग पढ़ रहे थे, अब एनर्जी और मास को हम अलग अलग नहीं पढ़ के दोनों को कंबाइंड स्टेट में ही पढ़ लेंगे, जबकि हम सी स्क्वायर का फैक्टर लाजमी यूज करेंगे। और यहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर कर देंगे, किसी भी मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसकी एनर्जी का फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, इसे मास और एनर्जी इक्विवेलेंट को लेके मुझे जो है ना वो फेमस थ्योरेटिकल फिजिस्ट जो है वो डॉक्टर मिचू कॉकू, स्टिल अलाइव है, उसके एक फेमस कोटेशन मुझे जहन में आ जाती है जो तकरीबन मैं सबको बता देता हूँ। उसने कहा था कि मास एंड एनर्जी जो है ना, मास एंड एनर्जी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक सिक्का होता है ना, सिक्का, उस सिक्के की दो साइड है ना। मैं अगर किसी सिक्के को तोड़ूंगा ना बीच में से, तो फिर भी जो तोड़ूंगा हिस्सा उसके भी दो साइड होंगी, उसकी भी दो साइड होंगी। और वो दोनों साइडें कौन सी है, एक मास है एक एनर्जी है ना। मैं पूरी ईएमजी को एमसी स्क्वायर को यही बता देता हूँ भाई, उसने इस कोटेशन में सिंपली कह दिया था। सो वो मेरी जहन में आ गई तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। चलें, सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन राइट नाउ, इसको फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम किन किन चीजों को डिस्कस करते हैं और किन किन चीजों को जो है ना फर्दर हम जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे आगे चल के। सो लेट मी इरेज दिस वन। आई होप कि आपको ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। You have just 5 seconds, otherwise we have to continue another topic called frame of reference या reference frames. Okay dear students, so I have to clear this one, मैं इसको clear all ranks करूंगा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे अपने एक टॉपिक पर, और टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास ये रेफरेंस फ्रेम्स के। रेफरेंस फ्रेम हम किसे कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम्स। तो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो है वो रेफरेंस फ्रेम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ जो है वो एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आ जाएंगे कि एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, और बंदा जो है वो रोड पर खड़ा है, बिल्कुल रेस्ट पर है। अब ये बंदा जो है ना, ये इस बंदे को नाम दे देते हैं। अब इस बंदे का नाम क्या रख देते हैं, इस बंदे का नाम रख देते हैं, मेरे जहन में क्या, अली नाम रख देते हैं, ठीक है। ये बंदा है अली। ये क्या करेगा बंदा, ये बंदा जो है ये मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा। मुख्तलिफ इवेंट्स को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेगा।
ठीक है, मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑब्जर्व करेगा लेकिन अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेगा। तो चलें देखते हैं वो कैसे ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसकी पहली ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि एक गाड़ी जो है वो उसके सामने से क्रॉस हो रही है और उस गाड़ी के अंदर जो है एक बंदा बैठा है। ठीक है, उस गाड़ी के अंदर क्या है, एक बंदा बैठा है। अब ये अली जो है ये इस कार को ऑब्जर्व करेगा और अली कार को क्या ऑब्जर्व करेगा, वो ये ऑब्जर्व करेगा, अली कहेगा कि कार जो है वो मेरे हिसाब से मूव कर रही है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करेगा ये अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेगा। तो अली ऑब्जर्व दैट कार इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, इसके हिसाब से ये चीज मूव कर रही है। और कार के अंदर जो बंदा बैठा है वो क्या कर रहा है, वो भी तो कार में ही है ना, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी मोशन में है, लेकिन किसके हिसाब से मोशन में है, अली के हिसाब से। तो काइंडली ये थोड़ा सा मैं रिलेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक लॉजिक था हमारे पास इस चीज को समझने का, यानी कि अली जितने भी इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो किसके हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है। चले, अच्छा एक ये एग्जांपल था जो मैंने आपको इस लॉजिक में समझाना था। चलें अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल जो है वो मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई सेम ही केस है हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन एग्जांपल है तो मैं इसको फर्स्ट वन कह देता हूं। अब अली जो है वो रात को कोई दूसरा इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब रात को दूसरा इवेंट वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो रात को ये इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है कि चांद जो है वो चांद को देख रहा है। ये ऊपर मैंने एक चांद बना दिया। ठीक है, हमारे पास रात को आप सब चांद देखते होंगे, है ना, छत पर चढ़ के आप चांद देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये मून है आपके पास। ठीक है बेटा, सो मून को ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये दो चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। अब सुनिएगा कैसे ऑब्जर्व करेगा। अली पहले किस में था, रेस्ट में। तो उसको लगा कि भाई मैं चांद को देख रहा हूं और चांद भी किस में है, चांद भी रेस्ट में। आपने भी ये चीजें ऑब्जर्व की होगी ना। मतलब अली को क्या लगेगा कि चांद किस में, रेस्ट में। किसके हिसाब से रेस्ट में है, अली के हिसाब से रेस्ट में। ठीक है, अब दूसरी चीज वो क्या करेगा, अब अली क्या करेगा, मूव करेगा। अली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया। अब अली मूव करता जाएगा और चांद को देखता जाएगा। अली जब मूव करेगा और चांद को देखेगा तो अली को क्या लगेगा, अली को लगेगा कि भाई चांद भी मेरे साथ आगे मूव कर रहा है। लेकिन दर हकीकत तो ऐसा नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें अली के हिसाब से हो रही हैं। अब फिजिक्स में मैं ये कहूं कि भाई अली के हिसाब से ये हो रहा है, आमिर के हिसाब से ये हो रहा है, सिबगतुल्लाह के हिसाब से ये हो रहा है, तो ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। मतलब मैं हर चीज को अलग अलग का नाम क्यों दूं, तो हम सारी चीजों को एक ही नाम क्यों ना दे दें। तो ये जो अली है ना, अब इसको हटा के हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंस फ्रेम वर्ड यूज करेंगे। इस चांद को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंस फ्रेम यूज करेंगे। हम कार को हटाकर क्या वर्ड यूज करेंगे, रेफरेंस फ्रेम्स वर्ड यूज करेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम का बेसिक लॉजिक ये है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, या जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं उसका बेसिक लॉजिक यहाँ पर क्या है। ठीक है, सो रेफरेंस फ्रेम की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहूंगा और इस डेफिनेशन से हम किन किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं उन चीजों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स समझ में आ गए होंगे मुख्तलिफ इवेंट्स को देखने समझ ऑब्जर्व करने के बाद। सो टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, मैं सिंपली डेफिनेशन की बात करूंगा कि रेफरेंस फ्रेम होता क्या है दर हकीकत। रेफरेंस फ्रेम डियर व्यूअर्स ये एक पैटर्न होता है ऑब्जर्वेशन का, है ना। मतलब मैं कोई भी चीज ऑब्जर्व करूं, इट इज अ पैटर्न ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि पहले जो हम अली को अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे थे ना, अब अली को अलग ऑब्जर्व नहीं करना, बल्कि अली की जगह पर हमने क्या बना देना है, एक रेफरेंस फ्रेम बना देना है। और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 3 एक्सिस का। और वो कौन से 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड तीसरा क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। तो ये जो आपको 3 एक्सिस नजर आ रहा है ना, दर हकीकत यही 3 एक्सिस क्या होते हैं, यही रेफरेंस फ्रेम होते हैं। जिस रेफरेंस फ्रेम में हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। कौन सी दो चीजें करते हैं, जिसमें हम पोजीशन एंड टाइम को मैयर कर देते हैं। व्हाट वी मैयर द पोजीशन, कि भाई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है। और दूसरा हम क्या मैयर करते हैं, दूसरा हम उसका वक्त मैयर करते हैं कि भाई इस वक्त में वो कहीं पर था, इस वक्त में वो कहीं पर था। अब ऑफ द बेसिस ऑफ फिजिकल इवेंट्स, जितने भी फिजिकल इवेंट हो रहे हैं तो सारी मैयरमेंट ये उसके हिसाब से होती रहेगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, ये दर हकीकत एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है
जिसके अंदर हम दो चीजें मेजर करते हैं, एक पोजीशन मेजर करते हैं, दूसरा क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या है और रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन क्या है। तो चलें फर्दर हम टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम पर बात करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम के टाइप्स हमारे पास क्या है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स हैं, मैं आपको कॉन्क्लूजन दे सकता हूं इसका कि हमारे पास ये रेफरेंस फ्रेम किन चीजों के हिसाब से दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट डिवाइड इसकी जो है वो टाइप पढ़ेंगे, वो हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है इनर्शियल। मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सो मैं स्पेलिंग को सही करके लिख लेता हूं कि भाई ये होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, तो चलें इनर्शियल फ्रेम को हम डिस्कस कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, इनर्शियल फ्रेम जो है ना वो वर्ड से जाहिर है दैट डील्स विद जस्ट लाइक इनर्शिया, है ना, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं उसी चीज के साथ ये थोड़ा सा रिलेट करेगा, उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। पहली बात तो ये, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लग सकता। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्या होगा, सब्जेक्टेड टू नो फोर्स। object is subjected to no force, subjected to no force। ऑब्जेक्ट पर किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू नो फोर्स एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दर हकीकत होती क्या चीज है हमारे पास। सो काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें इस डेफिनेशन का अगर आप लेना चाहें, तो मैं इसको इरेज करूंगा जो है, उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके एग्जांपल में हम किन चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास क्या है, एक ट्रेन है ना, ट्रेन का एक डब्बा है। मैं एक डब्बे को डिस्कस करूंगा, ये ट्रेन के जो हिस्से होते हैं ना डब्बा, में उस चीज को कह रहा हूँ कि ये ट्रेन का एक डब्बा है और इस ट्रेन के डब्बे के अंदर एक बंदा बैठा है ना। उसी सेम अली को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, भाई अली जो है वो इस ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठा है। अब अली क्या देख रहा है, अली एक चीज देख रहा है कि अली के सामने एक टेबल पड़ी है और उस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा है, ये बुक है। तो अली किसको देखेगा, अली देखेगा इस बुक को, ठीक है, और बताएगा कि ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सबसे पहले ये जो बॉक्स मतलब ये जो डब्बा था ना ट्रेन का, ये किस में था, ये रेस्ट में था, सही है, ये रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो अली क्या देखेगा, अली ये देखेगा कि ये जो डब्बा, ये जो बुक अंदर पड़ा है ना, इस डब्बे के अंदर जो बुक पड़ा है वो बुक भी अपनी उसी पोजीशन पर ही पड़ा है। अब उसी पोजीशन पर पड़ा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अली क्या कहेगा, अली कहेगा कि भाई ये जो फ्रेम है ना जिसके अंदर मैं बैठा हूं वो कौन सा फ्रेम है, दिस वन इज कॉल्ड इनर्शियल। उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे भाई, जिस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर नहीं लगेगा तो वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। या तो जो मैंने दूसरा कॉन्क्लूजन आपको बताया था, वो दूसरा कॉन्क्लूजन क्या कहता है, वो दूसरा कॉन्क्लूजन ये कहता है कि अब जिस डब्बे को हमने रेस्ट में रखा था, अब उस डब्बे को हम रेस्ट में नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई डब्बा आगे जा रहा है, लेकिन किस स्पीड के साथ जा रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। वो डब्बा किस स्पीड के साथ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो अगेन अली क्या ऑब्जर्व करेगा, अगेन अली ऑब्जर्व द सेम थिंग। अगेन जो है वो अली सेम चीज को ऑब्जर्व करेगा, और वो यही ऑब्जर्व करेगा कि वो जो बुक था वो उस टेबल के ऊपर ही पड़ा है, वो टेबल से इधर उधर नहीं गया। तो अगेन अली क्या कहेगा कि भाई मैं अगेन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूं, मैं अगेन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूं। भाई कांस्टेंट का मतलब है लीनियर स्पीड से जाएगा और स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो सिंपल सी बात है डब्बा कहीं नहीं जाएगा। तो वो क्या कहेगा भाई, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इस चीज में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब अगर मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चीज समझाऊं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इन चीजों को कैसे समझते हैं, तो मैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊंगा और उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट में आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि भाई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पर बना देता हूँ। वो ये है कि भाई एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एस का नाम दे दें, ठीक है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है विद सर्टेन स्पीड, और उसकी जो स्पीड है वो किसके बराबर है, वो उसकी स्पीड है v1 के बराबर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरी जगह पर आ गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हाँ किसी दूसरी जगह पर आ गया। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन में आया है, लेकिन अगर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है तो उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगेन अब दोबारा जो इसकी स्पीड होगी वो अगेन फिर कितनी रहेगी, अगेन दोबारा भी वो v1 के ही बराबर होगी, इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड, हैविंग द सेम स्पीड। तो इस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, हम इस टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसी चीजों को अगर हम जमीन पर ऑब्जर्व करेंगे तो जमीन पर ये चीजें होती हैं, जैसे जमीन पर मेरे सामने बुक पड़ा है तो वो बुक रेस्ट में ही रहेगा। भाई अगर गाड़ी जा रही है कांस्टेंट स्पीड तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ही जाएगी। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैं यही चीजें ऑब्जर्व करूंगा, ये सारी इनर्शियल फ्रेम है। तो याद रखिएगा आपके पास जो जमीन है ना अर्थ, वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, जिसमें आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलें, सो हम बात करते हैं, अच्छा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो रेस्ट में होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। भाई अगर रेस्ट में हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे इन स्ट्रेट लाइन तब भी आप क्या कहेंगे, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो याद रखिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है हमारे पास। तो इसे हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास ये सारी चीजें किस तरीके के साथ मेजर हो सकती हैं। चलें, सो हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा सा सिंपल हो गया। भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। तो आप नॉन इनर्शियल को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखिएगा नॉन इनर्शियल व्हाट वी कॉल्ड इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम उसे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, बात इसी को समझना है हमारे पास, कि हम इसको जो है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अगर अर्थ के हिसाब से आपको एग्जांपल दूं, तो चले हम थोड़ा सा अर्थ की सपोजिशन में इन चीजों को समझ लेते हैं कि हमारे पास अर्थ के हिसाब से ये सारी चीजें कैसे मेजर होती हैं। अगेन हमारे पास वही ट्रेन का डब्बा है जिसके अंदर जो अली है वो बैठा है। अब क्या हो रहा है कि वो जो ट्रेन मूव कर रही थी वो मूव कर रही थी कांस्टेंट स्पीड, ये टेबल है और टेबल के ऊपर हमारे पास क्या है, बुक है, ठीक है। अब सडनली वो क्या कर रही है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। जब सडनली वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी तो ये जो आपको बुक नजर आ रहा है, ये बुक कहाँ की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया। ये हम देखते हैं, भाई सडनली अगर गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है ड्यू टू इनर्शिया, तो ये पीछे की तरफ आके गिरेगा। अब पीछे की तरफ क्यों गिरा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो अब इस डब्बे को मैं क्या कहूंगा, इनर्शियल नहीं कहूंगा, बल्कि अली जो अंदर बैठा है वो क्या कहेगा, सर यहाँ पर एक्सेलरेशन हुई है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। आइदर फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट डजंट मैटर, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास नॉन इनर्शियल जो है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लॉजिक में बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको जमीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मैयर दूं ना, तो जमीन के ऊपर मतलब अर्थ, अगर किसी जमीन के ऊपर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीटली इनर्शियल नहीं होता। अभी मैंने बताया ना आपको कि जमीन इनर्शियल है, लेकिन वो कंप्लीट इनर्शियल नहीं होता। क्यों कंप्लीट इनर्शियल नहीं होता, क्योंकि जो जमीन होती है ना, जमीन अर्थ, वो किसके अलोंग स्पिन करती है, वो सूरज अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन करती है या सूरज के इर्द गिर्द मूव करती है। तो जमीन जब सूरज के इर्द गिर्द मूव करेगी तो बदले में क्या होगा,
बदले में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूमती है, और सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर जमीन में एक्सेलरेशन है तो जमीन को जो है वो हम मतलब इनर्शियल तो नहीं कह सकते, फिर तो हम उसे नॉन इनर्शियल पढ़े, लेकिन ये जो इफेक्ट है ना इस एक्सेलरेशन के, वो बिल्कुल कम बनते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम इफेक्ट पड़ते हैं। इस वजह से हम जमीन को क्या कंसीडर करते हैं, जमीन को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल पर आएंगे, जैसे हम किसी भी भाई क्रिकेट बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास क्या है कि भाई अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ सकता, ठीक है। लेकिन अब अगर इसी केस में हम किसी जो है वो मेट्रॉइड को ऑब्जर्व करें, भाई मेट्रॉइड अगर जमीन की तरफ आए, जमीन की तरफ आएगा तो अर्थ की रोटेशन उस पर कंसीडर हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आता है। इवन बॉल जो है वो इतनी ज्यादा डिस्टेंस से नहीं आ सकता, तो तब अर्थ की रोटेशन उस पर इफेक्ट कर सकती है, तब वो हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन ये जो सारी चीजें जमीन पर होती है ना, जैसे मोशन ऑफ अ बॉल हो गया, इन चीजों को हम इतना ज्यादा करेस्पॉन्डिंग नहीं लेते, तो इस वजह से हम जमीन को क्या कंसीडर करते हैं, इनर्शियल कंसीडर करते हैं। सो आई होप कि आपको ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लॉजिक समझ में आ गया होगा, कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक लॉजिक क्या है हमारे पास। अच्छा, ये टॉपिक तो मैं अब यहीं पर ही जो है वो खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं जो है ना आपको इसके बाद जो है ना मैं आपको थोड़ी सी मैं आपको फॉर्मेशन बता दूं। एक टॉपिक होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो फीडल के बुक्स में नहीं है, लेकिन अगर आप सिंध बोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक है, जिसमें हम वेलोसिटीज को, एक्सेलरेशन को, पोजीशंस को, टाइम को, फोर्सेस को, इन सारी चीजों को हम मेजर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम इन सारी चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिलेटिव मोशन में कॉन्सेप्ट दे दूं कि रिलेटिव मोशन में ये सारी चीजें क्या होती हैं। रिलेटिव मोशन में ऐसा होता है कि अगर एक बंदा है, वो बंदा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विथ v1 स्पीड, दूसरा बंदा जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ v2 स्पीड, ठीक है। अब अगर मुझे बंदे ए के हिसाब से बी की स्पीड या बी के हिसाब से ए की स्पीड चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, मैं किस स्पीड की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव स्पीड की या रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दो सेम डायरेक्शंस में हो तो रिलेटिव स्पीड होती है v1 माइनस v2। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, v1 माइनस v2, याद रखिएगा। इसी तरीके के साथ अगर मैं इनके डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन कैसे चेंज कर दूं, कि अब v2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड होगी v1 प्लस v2, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी, यानी एडिशन में, और अगर सिमिलर डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। अच्छा, इसका रीजन आप पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट ईयर में, तो मैं इसको फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा रिलेटिव स्पीड के, कि अभी मैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा, तो उसके दो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स होंगे जिनके अंदर ये रिलेटिव स्पीड का जो है ना वो काम होता है, ठीक है। ये अगर टॉपिक में जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करता, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये चीजें होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड में ये करेस्पॉन्डिंग टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये रिलेटिव स्पीड का थोड़ा सा लॉजिक समझ आ गया होगा, और जो बेसिक हमारे पास टर्म थे, that what is frame of reference, what is inertial frame of reference, what is non inertial frame of reference, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। होप सो that you got this concept clearly and easily। so आपसे अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।